हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईएससी के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को डेप्थ में सीखने की कोशिश करें। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से। हाँ, उससे पहले आपको एक कमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन भी पूछा था आपके लिए, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 79 हमें क्या पूछ रहा है कि फॉर द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन एज पार्ट ऑफ नेसेसरी कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लीनियर फीडबैक सिस्टम द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, यहां पर हमारे पास बोला गया है लीनियर फीडबैक सिस्टम में, हमारे पास यहां पर क्या होगा, जैसे नो नेल सॉल्यूशंस पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा नो कॉन्जुगेट प्योर कॉम्प्लेक्स रूट और तीसरा हमारे पास दिया हुआ ऑल द रियल रूट्स मस्ट बी नेगेटिव। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर देखिए जरा प्लीज, जैसे हमारे पास अलग अलग पोल जीरो डायग्राम के लोकेशन लेते हैं। देखिए जरा प्लीज, ये पोल जीरो डायग्राम है, एस प्लेन हम शो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पोल आ गया लेफ्ट हाफ में, दो पोल आ गए इमेजिनरी एक्सिस पे और एक पोल आ गया राइट हाफ में। मान लीजिए लेफ्ट हाफ में आया तो उसका हम लिखेंगे 1/s+a, यहाँ पर लिखेंगे 1/s² है ना, इस तरह से लिखेंगे, या फिर कुछ वैल्यू ले लो J2 -J2 इस तरह से ले लीजिए। तो इसको आप लिखोगे J√2 ना, इस तरह से लिख देते हैं -J√2 s² + 2 1/s²+2 इस तरह से लिखेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन को, और इसको लिख दिया हमने 1/s-a। तो ये -a में है, s = -a इधर ले जाएंगे तो हमारे पास जो है s+a हो जाएगा और इधर प्लस में। तो तीन लोकेशन हम कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअल में जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो इसका आएगा 1e−at, इसका आ जाएगा e−at और इसका आ जाएगा 1/a/s² + a² होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको √2² लिख सकते हैं। तो a/a² √2 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2/s² + a² ऐसा बना देते हैं। तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ले लेते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा 1/√2 sin√2 ये आएगा। अब हम जो है अगर इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमारे पास कोई भी स्टेबल सिस्टम के लिए किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। e−at हमें क्या शो कर रहा है, t = 0 पे इसकी वैल्यू 1 और t = पे ये डाई आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिके हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1/√2 मैग्नीट्यूड रहेगा और हमारे पास ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, इस तरह से साइनसोइडल रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ये हमारे पास जब पोल इमेजिनरी एक्सिस पे होते हैं, पोल लेफ्ट हाफ में होता है तो ऐसा रेस्पॉन्स आता है, और राइट हाफ में होता है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, e⁻⁸ हमारे पास इस तरह से आएगा। तो 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब कोई भी सिस्टम स्टेबल होता है उसके लिए क्या चीज जरूरी होती है, उसके लिए जरूरी होता है कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स मस्ट बी डाई आउट एज सून एज पॉसिबल। केवल हमारे पास लेफ्ट हाफ ही ऐसा है जिसमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डाई आउट हो रहा है। डाई आउट होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास इम्पल्स इनपुट के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इम्पल्स इनपुट मतलब हमने t = 0 पे सडन कोई चेंज आया तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाना चाहिए तुरंत। यूनिट स्टेप है तो यूनिट स्टेप में वो तुरंत जो है वो यूनिट को ऑब्टेन कर लेना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डाई आउट होना चाहिए कोई भी सिस्टम स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डाई आउट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, और यहाँ पे ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट लेके ये चल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये सिस्टम तो यहाँ पर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डाई आउट हो रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम स्टेबल हो गया। यहाँ नहीं डाई आउट हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, तो ये सिस्टम क्या हो गया, मार्जिनल स्टेबल हो गया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी पोल जीरो की लोकेशन पे डिपेंड करती है ना। यहाँ पर अगर हम देखें पोल जीरो की लोकेशन के हिसाब से नो नेल सॉल्यूशन मतलब रूट कुछ ना कुछ हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए, ये सही बात है।
नो कंजुगेट प्योर कॉम्प्लेक्स रूट। प्योर कॉम्प्लेक्स रूट मतलब j√2 माइनस j√2 ऐसा आ गया, इमेजिनरी एक्सिस की रूट 2 बोल रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए हमें चेक करनी कंडीशन है ना, नेसेसरी कंडीशन चेक करनी है। ऑल द रियल रूट्स मस्ट बी नेगेटिव, है ना, ऑल द रियल रूट्स मस्ट बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जितने भी रियल रूट आएंगे वो नेगेटिव होने चाहिए, मतलब नेगेटिव हाफ में होने चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? इसमें क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है पता है, कि हमारे पास यहाँ पर बोला गया द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। अब कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन k अपॉन s+2 अपॉन s+3 s+5 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इसमें दो पोल तो लैपटॉप में आ रहे हैं, दो पोल लैपटॉप में आ रहे हैं, और मान लीजिए ये s-2 लिख दिया, तो एक जीरो जो है वो राइट हाफ में जा रहा है, s बराबर 2 पे, s बराबर 2 पे हमारे पास राइट हाफ में जीरो चला गया। और दो पोल आ रहे हैं, एक तो -3 पे आ रहा है, एक -5 पे, दो पोल आ रहे हैं। ये सिस्टम स्टेबल है क्योंकि इसके दो रूट जो है वो लैपटॉप में, कौन से दो रूट, पोल्स वाले दो रूट। एक रूट भले ही यहाँ राइट हाफ में चला गया, कौन सा वाला रूट, जीरोस वाला जीरो। तो स्टेबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ जीरोस, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ पोल्स। अब ये क्लियर होना चाहिए कि ये रूट्स कौन से हैं, पोल वाले रूट्स है कि जीरोस वाले रूट्स है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होते हैं वो पोल्स की लोकेशन को ही शो करते हैं। इसका मतलब ऑल द रियल रूट्स किसके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स, है ना। यहाँ पे लिखना होना चाहिए कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स रियल रूट्स मस्ट बी नेगेटिव। ऑल द रियल रूट्स में तो जीरो भी आ जाएगा हमारे पास, है ना। जीरो पे तो वैसे डिपेंड नहीं करता, वो राइट हाफ में भले ही चला गया हो, मतलब पॉजिटिव भले ही चला गया हो, लेकिन फिर भी सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट होता है ना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें कि द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कंसिडर करते हुए चलते हैं तो तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, 1 2 3। अगर केवल इस स्टेटमेंट को कंसिडर करें कि ऑल द रियल रूट्स, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा केवल 1 एंड 2। इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो हमें ये जो है ढंग से क्लियर होना चाहिए, पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्लीज। ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91, मिनिमम द मैग्नेटिक कोर्स ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर आर इन built in stepped core to minimize the hysteresis losses, to minimize the magnetizing losses, minimize the use of copper and decrease copper loss, to minimize the eddy current loss, which will be the correct answer। यहाँ पर हम देखते हैं, जरा देखिएगा, एक डायग्राम देखते हैं हम। इस डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारे पास कैसी कोर है, रेक्टेंगुलर कोर है। रेक्टेंगुलर कोर में हमारे पास जो है ओवरऑल जो हो रहा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना। इसमें हमारे पास जो भी सर्कमस्क्राइबिंग जो एरिया है या फिर जो सर्किल है वो मोर इफेक्टिव यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोर की बजाय एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2 स्टेप की कोर यूज कर लेते हैं, 2 स्टेप कोर। तो ये इस हमारे पास जो है 2 स्टेप कोर बोलेंगे। फिर अगर एक स्टेप और बढ़ा दे तो इसको 3 स्टेप कोर बोलेंगे, एक स्टेप और बढ़ा दे तो 4 स्टेप कोर। तो ओवरऑल जो एरिया है उसको हम जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इफेक्टिवली ज्यादा यूज कर पा रहे हैं, है ना। मतलब हमारे पास जो है यहाँ पर ब्लैंक पोर्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा रह रहा था, और यहाँ पर हमारे पास जो है इफेक्टिव यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता रह रहा है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, एक तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा जितना भी ओवरऑल एरिया परसेंट है, दूसरा जो है मेन लेंथ ऑफ कॉपर टर्न वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मेन लेंथ जो होगी इसकी रिड्यूस होगी, मेन मतलब एवरेज वैल्यू, है ना। तो हमारे पास मेन लेंथ ऑफ टर्न्स रिड्यूस होगा, लेंथ रिड्यूस होगी, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, और रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस, दैट मींस कॉपर लॉसेस रिड्यूस होंगे। कुल मिला के बात ये है कि हमें जो एक तो कॉपर जो है वो कम चाहिए, इसके लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो और दूसरा हमारे पास लॉसेस जो है वो कम हो रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो है यहाँ पर करेक्ट क्या आंसर होगा, मिनिमाइज द यूज ऑफ कॉपर एंड डिक्रीज द कॉपर लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज एन एडवांटेज। देखो ईएससी के जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
आप जो रेगुलरली पढ़ते हैं उनसे हटके क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट के वो क्लियर कर पाएंगे, मतलब आपको सोचने में थोड़ा सा हल्का सा मजबूर तो जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज एन एडवांटेज ओवर द इक्विवेलेंट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व्हिच इज नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, ग्रेट शॉर्ट सर्किट करंट, हायर एक्साइटेशन करंट, लोअर लीकेज रेजिस्टेंस। एक तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें दोनों वाइंडिंग जो है एक दूसरे से म्यूचुअली कपल्ड होती है। हमारे पास एक है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, दोनों वाइंडिंग मैग्नेटिकली कपल्ड तो होती है एज वेल एज कंडक्टिवली कपल्ड भी रहती है हमारे पास। ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है हमारे पास। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्शन होता है और डायरेक्टली कनेक्शन होने की वजह से कोई इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं होता है। बहुत सही बात, ये करेक्ट है। लेकिन ये हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर हैज एन एडवांटेज ओवर द इक्विवेलेंट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये बताना है। नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, ये तो इसका डिसएडवांटेज है। हमें क्या बताना है, एडवांटेज बताना है। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्रेटर शॉर्ट सर्किट करंट, भाई साहब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्लक्स लीक होने के एयर पाथ है ज्यादा और फ्लक्स लीक होने के चांसेस ज्यादा है। फ्लक्स लीकेज ज्यादा है तो इसका मतलब जो है हमारे पास क्या होगा, इस स्टेटमेंट को समझिएगा कि रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल जो होता है फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट होता है। और हमारे पास अगर हम शो करें फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, N5/I। तो ये जो है लीकेज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीकेज, लीकेज रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीकेज फ्लक्स। अल्टीमेटली हम जितने भी रिएक्टेंस शो करते हैं मशीन में, दिस ऑल आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस, है ना, फ्लक्स के ही रिप्रेजेंट होते हैं। अगर मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस शो करते हैं। XL1 XL2 को चाहे ट्रांसफार्मर हो या फिर हमारे पास किसी भी जगह चले जाइए, है ना, वहां पर फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन ही रिएक्टेंस होता है ना, चाहे कोई सा भी फ्लक्स हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिएक्टेंस यूज करते हैं। तो फ्लक्स इज रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स कम होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में तो लीकेज रिएक्टेंस भी कम होगा। ये इसकी बढ़िया बात है, लीकेज रिएक्टेंस एडवांटेज है ये इसका। तो आंसर तो डी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि शॉर्ट सर्किट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। ये कम होगा तो शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादा होगी। जनरली ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज है तो उसके न्यूट्रल को ग्राउंड रखते हैं, और अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो उसका जो हमारे पास बीच का न्यूट्रल रहेगा स्टार पॉइंट का, उसको हम जो है ग्राउंड रखते हैं। ठीक है, वो भी ग्राउंड रखते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्रेटर शॉर्ट सर्किट करंट। और एक्साइटेशन करंट भी हमारे पास जो है इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट भी जो है कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है, लेकिन ये इसका एडवांटेज नहीं है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर लीकेज रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। The stator and rotor fluids of an asynchronous motor that means induction motor, are designed to traverse the axial length of the magnetic core at an angle from the true axial direction। हम ऐसा करते हैं, रोटर स्लोट्स और स्टेटर स्लोट को एक ही एक्सियल लेंथ पे नहीं रखते, कुछ स्क्यूड करके रखते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ एमएमएफ वेव ओवर द एक्सियल लेंथ ऑफ मैग्नेटिक कोर इज, स्टेप ट्रांजिशन होगा एमएमएफ वेव का, रैंप ट्रांजिशन होगा, स्टेप ट्रांजिशन होगा, या ट्रायंगुलर ट्रांजिशन। ये बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास इस डायग्राम को समझेंगे तो हम आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब हम सॉफ्ट एक्सिस की बात करें तो उससे स्लाइटली स्क्यूड रखते हैं रोटर के, जो हमारे पास रोटर पीको पर बार्स होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो रोटर के जो स्लोट्स या स्टेटर के जो स्लोट्स है वो इस तरह से फॉर्म होते हैं। हमारे पास बीच में कुछ खाली एरिया आएगा, फिर वापस फॉर्म होता है, फिर बीच में कंडक्टर, और फिर इस तरह से। तो हमारे पास जब जब स्लोट फॉर्म हो रहा है तो फ्लक्स राइज होता है, फिर कांस्टेंट एरिया आता है तो कांस्टेंट रहता है, फिर वापस फ्लक्स राइज होता है, फिर कांस्टेंट, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। अब हालांकि इसका मीन जो है हम वो निकालते हैं तो कैसा आता है, साइनसोइडल होता है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है यही पूछा है इसके बारे में, कि जब स्लोट अवेलेबल होगा मतलब कंडक्टर अवेलेबल होगा तब ये ग्रोथ करेगा फ्लक्स, है ना, और जब वापस कोई भी एरिया नहीं आएगा जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब टीथ आएगा, तब ये कांस्टेंट रहेगा। फिर वापस स्लोट आएगा जिसमें कंडक्टर रखा हुआ है तो राइज करेगा, फिर टीथ आएगा तो कांस्टेंट रहेगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो ये ट्रांजिशन जो होता है ये कैसा होता है, स्टेप ट्रांजिशन होता है, इसी के बारे में हमें पूछा था।
देखिएगा। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा के पूछ लिया। ये 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज असिंक्रोनस मोटर मतलब इंडक्शन मोटर, ठीक है, इज ऑपरेटिंग एट शाफ्ट स्पीड ऑफ 1750 आरपीएम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयर गैप एमएमएफ वेव, रेडियन पर सेकंड में बताना है। एयर स्टेटर एयर गैप एमएमएफ वेव मतलब सिंक्रोनस स्पीड बतानी है ना। जब स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, मैंने 3 फेज बैलेंस सप्लाई इज गिवन टू द 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड व्हिच रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। अब अगर आरपीएम में चाहिए तो हम लिखते हैं 120 एफ अपॉन पी, और अगर हमें रेडियन पर सेकंड में चाहिए तो हम लिखते हैं 4 पाई एफ अपॉन पी। सिंपल सा कंसेप्ट है। 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 4 पोल है, ये अगर हम यहाँ रखें 120 इंटू 4 अपॉन 50 अपॉन 4 1500 आरपीएम आएगा सिंक्रोनस स्पीड। तो लेकिन एक बात समझ में आ रही है, अगर ये 1500 आरपीएम आ रहा है और रोटर की स्पीड 1750 आरपीएम है, रोटर स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, स्लिप कैसा हो जाएगा हमारे पास ns माइनस एन आर अपॉन ns, स्लिप नेगेटिव हो जाएगा। स्लिप नेगेटिव होने का मतलब ये जो है हमारे पास किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। स्लिप नेगेटिव होने का मतलब एयर गैप पावर जो रोटर इनपुट आ रहा है I2 स्क्वायर R2 अपॉन S, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। एयर गैप पावर मतलब रोटर इनपुट नेगेटिव है, मतलब रोटर इनपुट नेगेटिव होने का मतलब रोटर इनपुट नहीं ले रहा है, वो रोटर से स्टेटर की तरफ आउटपुट दे रहा है, दैट इज द इंडक्शन जनरेटर। वो इंडक्शन जनरेटर बन गया। इसका मतलब ये है कि ये इंडक्शन जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब ने यहाँ मोटर बोल रखा है, सिंक्रोनस मोटर, मोटर इज ऑपरेटिंग मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड। हालांकि अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से चले तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 50 अपॉन पी 4 50 पाई आ जाएगा, दैट इज द 50 पाई कितना रहेगा, दैट इज द 157 रेडियन पर सेकंड। बी राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर केवल इसको मोटर ही कंसीडर करें तो इन रियलिटी ये 100% 50 हर्ट्ज पे नहीं ऑपरेट कर रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से ज्यादा रहे तो ये 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा होगा। और अगर 60 हर्ट्ज पे अगर आप यही फॉर्मूला लेके चलोगे 4 पाई इंटू 60 अपॉन 4, तो हमारे पास 60 पाई मतलब 188.949 रेडियन पर सेकंड आएगा 60 हर्ट्ज के लिए। लेकिन इस डेटा के लिए हम बी करेक्ट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं इस बारे में डिस्कस करते हैं। एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर है, वो स्टार कनेक्टेड ग्रिड से आपके पास कनेक्टेड हो रहा है। उसके लिए 3 लैंप कनेक्ट हो रहा है, मतलब सिंक्रोनाइजिंग की प्रोसेस हो रही है। 3 लैंप मेथड का यूज किया गया है और ये कंडीशन आपको शो करेगी कि तीनों लैंप, इफ द लैंप विल ब्लिंक ऑफ एंड ऑन विच इंडिकेट्स, मतलब फ्लिकर कर रहे हैं, मतलब ऑन हो रहे हैं फिर ऑफ हो रहे हैं, फिर ऑन हो रहे हैं फिर ऑफ हो रहे हैं, इस तरह से फ्लिकरिंग हो रही है। अगर लैंप में ऐसा हो रहा है तो कौन सी कंडीशन को शो करेगा। चलो इस क्वेश्चन को तो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं। ये 4 ऑप्शन तो है ही हमारे पास। 3 लैंप मेथड, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है। एक हमारे पास कोई भी अल्टरनेटर है, अगर उसका मैं सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट शो करूं, ये पहला अल्टरनेटर है, ये दूसरा अल्टरनेटर है, इसका इनपुट है V1T, इसका हमारे पास जो है वोल्टेज एक्सप्रेशन V2T, पर फेज इक्विवेलेंट शो कर रहे हैं 3 फेज करने। 3 फेज में तीनों फेज आ जाएंगे, ठीक है, JX1 JX2 एंड सो ऑन, ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने इक्विवेलेंट सर्किट। अब कभी भी हमारे पास कोई भी दो जनरेटर पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए, उसके लिए दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है, दोनों सोर्सेस या दोनों अल्टरनेटर की या दोनों ग्रिड और अल्टरनेटर की, दोनों का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो सेम होना चाहिए। वो कब सेम होता है, वो सेम क्यों होना चाहिए, अगर मान लीजिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब जब जब हमारे पास जितना वैल्यू हमारे पास पहले जनरेटर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो सेकंड जनरेटर का भी उसी टाइम आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो गया तो वोल्टेज डिफरेंस होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा तो लोकल सर्किट में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, दैट मे डैमेज द अल्टरनेटर को खराब कर देगा।
जनरली अगर आप किसी प्लांट में जाओगे ढंग से, वहां पर 6-7 यूनिट है, तो मतलब 6-7 अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, और पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए 2 से 3 घंटे की प्रोसेस लगाते हैं इंजीनियर्स। बहुत जाके देखना वहां पे, इतना टेंशन होता है, क्योंकि अगर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी किसी एक गलती की वजह से, मतलब जैसे ही आपने पैरेलल कर दिया, तो ये सारी कंडीशन पहले सेटिस्फाई करके देखते हैं। इस इसके लिए 2-3 घंटे का प्रोसेस लगता है ना। अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Vm 1 sin ओमेगा 1 t प्लस 5, Vm 2 sin ओमेगा 2 t प्लस 5, है ना। अब इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू तभी सेम हो सकता है जब वोल्टेज सेम हो। पहली कंडीशन क्या है? वोल्टेज सेम। सही बात है। फ्रीक्वेंसी सेम हो, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 आ जाए, Vm1 इक्वल टू Vm2 और ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। फेज शिफ्ट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन पर फेज हम कंसीडर कर रहे थे, 3 फेज है तो तीनों फेज सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ए फेज से कनेक्ट होना चाहिए, बी फेज बी से होना चाहिए और सी फेज सी से होना चाहिए। A1 A2 से, B1 B2 से, C1 C2 से, एंड सो ऑन, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। और N1 N2 से न्यूट्रल दोनों का आपस में कनेक्ट होना चाहिए। तो वोल्टेज सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज सेम हो, फेज सीक्वेंस सेम हो, ये हम जनरली इसको यहाँ पर सिंगल फेज के रेस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। 3 फेज में ये 3 कंडीशन हमें ध्यान से देखनी। वोल्टेज अगर सेम नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखो, अगर वोल्टेज, पहले हम डायग्राम देखते हैं, वोल्टेज सेम नहीं होगा तो क्या होगा? ये 3 लैंप मेथड है। 3 लैंप मेथड, ये मतलब ये बस बार एक ग्रिड है और ये अल्टरनेटर है, ये जनरेटर है, इसको आप कनेक्ट कर रहे हो ग्रिड से। 3 लैंप लगा दिए, L1 L2 L3, एक वोल्ट मीटर लगाया आपने, शो किया। अगर वोल्टेज नहीं सेम है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका वोल्टेज मान लीजिए 111 kV है और इधर वोल्टेज है 10.99 kV। अगर वोल्टेज दोनों का सेम नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो लैंप में करंट फ्लो होगी, लैंप में करंट फ्लो होगी तो लैंप सारे के सारे क्या होंगे? ग्लो होंगे। वोल्टेज अगर अलग अलग है, वोल्टेज नॉट सेम, इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा और सॉरी, पोटेंशियल जो है अलग अलग रहेगा और ऑल लैंप ग्लो करेंगे। अगर सारे लैंप ग्लो कर रहे हैं, कुछ भी फ्लिकरिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब टिमटिमा नहीं रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज सेम नहीं, इसका मतलब ये हो गया, सीधी सी बात। दूसरी कंडीशन, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो, है ना, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, मान लीजिए वोल्टेज सेम हो गया लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है इसका मतलब ये कि वोल्टेज कौन सी? आरएमएस वैल्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है इसका मतलब जो है कुछ पहले जल्दी से डाई आउट हो रहा है एक का साइकिल। भले ही कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा? वोल्टेज कभी इक्वल हो जाएगा, कभी अनइक्वल होगा, कभी इक्वल होगा, कभी अनइक्वल होगा, ऐसा चलता जाएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तब क्या होगा? जब इक्वल हो जाएगा तब लैंप में से करंट नहीं फ्लो होगी, जब अनइक्वल होगा तो लैंप में से करंट फ्लो हो जाएगी, लैंप ग्लो होता जाएगा। मतलब फ्लिकरिंग करेगा, है ना, एक बार ग्लो करेगा, एक बार नहीं ग्लो करेगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि फ्लिकरिंग जो है किस स्पीड से होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी डिफरेंस ऑफ द ग्रिड फ्रीक्वेंसी एंड अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी, दोनों में जो डिफरेंस होगा अगर सेम नहीं है तो उस हिसाब से इनमें फ्लिकरिंग होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फेज सीक्वेंस सेम नहीं हो तो क्या होता है? फेज सीक्वेंस नॉट सेम। फेज सीक्वेंस अगर नहीं सेम हो तब हमारे पास क्या होता है? जैसे इसमें ऐसा रहता है, इसमें लैंप जो है फ्लिकर तो करेंगे लेकिन 1 बाय 1 करेंगे, पहले L1 करेगा, फिर L2 करेगा, फिर L3 करेगा, इस सीक्वेंस में, है ना, इस सीक्वेंस में चलता जाएगा जो भी। तो फिर सीक्वेंस नहीं, फ्लिकर 1 बाय 1, है ना। और इनमें जो है एक साथ ही फ्लिकरिंग होगी इन दोनों में, है ना। सभी लैंप एक साथ ही ग्लो करेंगे, एक साथ ही बुझ जाएंगे, मतलब डार्क हो जाएंगे, एक साथ ही ब्राइट होंगे, एक साथ ही डार्क होंगे, इस तरह से चलेगा। फ्रीक्वेंसी जब नॉट सेम होती है तब, और जब हमारे पास फेज सीक्वेंस सेम नहीं होता है, फ्लिकर 1 बाय 1 ऐसा होता है ना, ब्राइट और डार्क 1 बाय 1 होते हैं, ठीक है, ऐसा रहेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था।
क्वेश्चन था हमारे पास कि ब्लिंक ऑफ एंड ऑन, मतलब ऐसा लैंप्स, इफ द लैंप्स मतलब सारे लैंप एक साथ ऑन हो रहे हैं, एक साथ ऑफ हो रहे हैं, एक साथ ऑन हो रहे हैं, एक साथ ऑफ हो रहे हैं, कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास? एक साथ ऑन हो रहे हैं, फ्लिकरिंग हो रही है, वन बाय वन तो नहीं हो रही, फ्लिकरिंग हो रही है, लेकिन कौन सी कंडीशन के लिए? जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। वोल्टेज मैग्नीट्यूड का तो कुछ नहीं होगा, फेज सीक्वेंस का वन बाय वन में होगा, वोल्टेज मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑनकमिंग इनकमिंग सिंक्रोनस जनरेटर एंड electrical utility are not equal, so B will be the right answer. It is the three lamp method. Next question देखिएगा जरा प्लीज। ए प्रिमिटिव स्टेपर मोटर कुछ भारी लैंग्वेज यूज कर देते हैं, पर उसका मतलब कुछ नहीं होता, जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे। And its digital driver circuit is furnished with a train of f pulses per second that the input of the controller is divided so that output is sent in sequence to the one of the phase winding with the 2p as the number of phases and k is the number of teeth. Then the rotor angular motion per pulse is a step up, मतलब स्टेपर मोटर है। कुल मिला के कोई ये कहना चाहता है कि स्टेपर मोटर है वो डिजिटल सर्किट से कनेक्टेड है, उसमें हम पल्स दे रहे हैं पर सेकंड में, उसका स्टेप एंगल क्या होगा रेडियन में, आपको ये बताना है। स्टेप एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? स्टेप एंगल का फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन एन। अभी यहां मत जाइएगा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रोटर टीथ मान सकते हो, या फिर जो है फेज मान लो, जैसा आपको सही लगे, है ना। हम इसको नंबर ऑफ फेज मान लेते हैं, इसको नंबर ऑफ फेज कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ फेजेस, और पी है नंबर ऑफ रोटर टीथ। जनरली फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को बदला गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया? यहाँ पे 2p है नंबर ऑफ फेज, बढ़िया है 2p लिख देते हैं, n बराबर 2p है, और टीथ जो है वो k है। अब आप इसको रखो, तो ये जो एंगल आएगा ये डिग्री में आएगा, हमें तो रेडियन में चाहिए, रेडियन में चाहिए तो हम 2 पाई लिख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। 2 पाई अपॉन एन पी रेडियन, अल्फा इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन पी। एन की वैल्यू क्या है? 2p। एन की वैल्यू है हमारे पास 2p, और ये जो p फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है उसकी वैल्यू है k। कैंसिल आउट, पाई बाई kp। So what will be the right answer? D will be the right answer. Next question देखिए जरा please. Which one of the following statement is not correct? कोरोना लॉस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली हम जो पढ़ते हैं उससे हटके यहाँ पर कंसेप्ट पूछे गए हैं, जो आप या तो रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हैं, है ना। देखते हैं इसके बारे में, डिस्कस करते हैं। कोरोना लॉस ऑन द मिडल कंडक्टर इज मोर एज कंपेयर्ड विद द टू आउटर कंडक्टर। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है, ए बी सी तीन फेज आपके पास जा रहे हैं, और मिडल कंडक्टर में कोरोना लॉस ज्यादा होगा, ऐसा हमारे पास पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। नॉट करेक्ट है, इसका मतलब तीन तो करेक्ट होंगे, एक नॉट करेक्ट बताना है। कोरोना लॉस इज लेस इन हिली एरियाज देन इन प्लेन एरियाज। क्या ये लेस होता है? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। Rain increase the corona loss in transmission line. The height of conductors from the ground has its effect on corona loss. हाइट का भी क्या कोई इफेक्ट होता है क्या? ये भी देखना है। ये सारे पॉइंट हम कंसिडर करने वाले। पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट की, है ना। कोरोना लॉस लेस इन हिली एरिया, और यहाँ पे रेन, ये दोनों पॉइंट जो है वो मॉइस्चर से रिलेटेड है ना। किससे रिलेटेड है? मॉइस्चर से रिलेटेड। तो एक्चुअली में कोरोना को कैसे डिफाइन करोगे? द एयर सराउंडिंग द कंडक्टर गेट आयनाइज्ड, और उसकी वजह से हमारे पास पहले तो हमारे पास जो है वायलेट ग्लू अपीयर होता है, एंड देन हिसिंग नॉइज अपीयर होती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। द एयर सराउंडिंग द कंडक्टर गेट आयनाइज्ड, और ये आयनाइज कब होती है? मतलब एयर के जो आयनाइज मीडियम है वो मतलब एयर का जो आयन है वो एक्टिव हो जाती है ना, एयर आयनाइज हो जाती है। ये कब होती है? जब आपके पास पीक वैल्यू जो है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो। ठीक है, आरएमएस वैल्यू 21.21 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तभी आपके पास यहाँ पर अगर दो कंडक्टर है 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में,
और 30 किलो वोल्ट उन दोनों का पोटेंशियल उन दोनों के बीच में है, तो वहां पर जो है कोरोना लॉस अपीयर होगा, ऐसा बोला गया। लेकिन आयनाइजेशन जो है मॉइस्चर की कंडीशन में फास्टर होता है। हिली एरियाज है, उसमें हिली एरियाज में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, और दूसरा जैसे रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया, वहां पे मॉइस्चर कैसे रहेगा, जो एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है। तो मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, जैसे जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान का जो रेगिस्तान का एरिया है, जिसमें उस बीकानेर, ये जो एरिया है इसमें हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, तो आयनाइज एयर जो है वो कम, बहुत कम जल्दी हो पाती है। जो हिली एरियाज है जहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है, वहाँ पे आयनाइजेशन जल्दी होगा, कोरोना लॉस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर तो लेस लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब नॉट करेक्ट, तो आंसर हमारे पास बी है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये हाइट का क्या लेना देना है समझ में नहीं आया, और मिडल कंडक्टर का क्या लेना देना है ये भी समझ में नहीं आया। भाई साहब, मिडल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, आयनाइजेशन किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा यहाँ पर। तो ये जो फील्ड होगा मिडिल कंडक्टर पे ज्यादा एक्टिव होगा, हमारे पास दोनों कंडक्टर की तरफ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो मिडिल कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेस होगा वो ज्यादा होगा, और इसी की वजह से यहाँ पर मिडिल कंडक्टर पे कोरोना लॉस भी वो कंपेयर टू आउटर कंडक्टर ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। हाइट ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड हैज इट्स इफेक्ट ऑन कोरोना लॉस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट के बारे में या स्टेटमेंट के बारे में जो रिसर्च पेपर में अवेलेबल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट है, उसके थ्रू इसको किया गया। उसमें ये कंसेप्ट बताया गया है कि जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे, कोरोना लॉस जो है वो रिड्यूस होता है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ऐसा क्या स्टेटमेंट बोला गया वो एक्सप्लेन करते हैं आपको। As the height of conductor from the ground, its effect on corona loss, smaller the height, greater the corona loss. ऐसा क्या है देखिएगा जरा प्लीज। इस रिसर्च पेपर में या एक्सपेरिमेंट में जो डेटा शो किया गया उसको देखते हैं। देखो, ये जो है हमारे पास ग्राउंडेड जो प्लेट रहती है, हाइट से एक हाइट पे कंडक्टर जा रहे हैं, और अगर मान लीजिए कोई ग्राउंडेड प्लेट है, तो जितना हाइट कम होगा ग्राउंडेड प्लेट में, हमारे पास कोरोना करंट जो है वो ज्यादा पास होगी, है ना। इसका मतलब कोरोना लॉस जो है ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर बोला गया, हाइट ज्यादा होगी। दो एक्सपेरिमेंट है, एक तो हमारे पास डॉटेड फॉर्म में, मतलब ये जिसकी हाइट जो है 9.25 सेंटीमीटर है, कम हाइट है, और एक है हमारे पास ज्यादा हाइट, जिसमें हमारे पास आपके पास जो है हाइट हमारे पास 20.25 सेंटीमीटर रखी गई, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है एक्चुअली उल्टा बोल दिया, इसमें जो है डॉटेड शो किया गया है, ये हमारे पास जो है ये एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें हाइट कितनी है 9.25 सेंटीमीटर। ये 9.25 सेंटीमीटर के लिए हमारे पास बताया गया है कोरोना करंट जो है ग्राउंडेड प्लेट में आ रही है, मिली एम्पियर पर मीटर ऐसा बोला गया है, ठीक है। और ये जो है डॉटेड है, ये हमारे लिए किसका बोला गया है 20.25 सेंटीमीटर, ये 25.25 सेंटीमीटर के लिए बोला गया। अब यहाँ पे वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं दोनों में, और यहाँ पे कोरोना करंट को वेरी कर रहे हैं जो ग्राउंडेड प्लेट में जा रही है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा दें, अगर मान लीजिए 70 किलो वोल्ट तक बढ़ा दें, 70 किलो वोल्ट तक बढ़ा दें, वैसे भी 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज़्यादा के लिए ही आएगा, तो 50 किलो वोल्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं पहले। कोरोना हमारे पास यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें तो 50 केवी पे आ रहा है, हाइट अगर ज़्यादा होगी तो। इसमें 45 केवी से ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो जरा प्लीज, 9.25 सेंटीमीटर के लिए जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कोरोना करंट का लेवल 0.2 मिली एम्पियर पर मीटर से भी कम है, हाइट ज़्यादा होगी तो। और हाइट कम होगी तो यहाँ पर कोरोना करंट जो है वो धीरे धीरे, जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास जो है सॉरी हाइट जैसे जैसे हमारे पास 9.25 सेंटीमीटर कंसीडर करोगे, वोल्टेज का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कोरोना करंट का लेवल भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है हमारे पास। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ऐसा बोला गया है कि दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट कोरोना ऑनसेट वोल्टेज एज द हाइट इंक्रीजेस, कोरोना ऑनसेट वोल्टेज ऑन द वायर इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन लोअर कोरोना करंट रिसीव्ड बाय द ग्राउंडेड प्लेट। अगर आप जो है हाइट को 9.25 से 25.25 सेंटीमीटर कर रहे हैं, तो 91% तक करंट, कोरोना करंट में डिक्रीमेंट आ रहा है एट द वोल्टेज लेवल ऑफ 70 केवी, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी हम इसको करेक्ट मानते हैं, ठीक है, इफेक्ट होता है, ठीक है।
तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारे पास, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। For economic size of the ratio of outer diameter to the conductor diameter should be, है ना, outer diameter कोई भी कंडक्टर है या केबल है ना, 1 कोर केबल है, आउटर डायमीटर और इनर आपके पास कंडक्टर डायमीटर, उसका रेशियो r बाई आर, आउटर के लिए कैपिटल आर लेते हैं, स्मॉल आर के लिए ऐसा लेते हैं, डायमीटर में स्मॉल डी और कैपिटल डी ले लेते हैं, मैं रेडियस का रेशियो ले रहा हूँ, स्मॉल डी और कैपिटल डी ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज, ये रेशियो आ गया। व्हाट इज द इकोनॉमिक ओवरऑल 1 कोर केबल मेटल शीट वर्किंग वोल्टेज 85 kV if the dielectric strength of the insulation material is 65 kV per centimeter। इकोनॉमिक ओवरऑल डायमीटर पता करना है। एक्चुअल में इकोनॉमिक ओवरऑल डायमीटर कैसे पता करते हैं, जो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है V अपॉन R ln R बाई R, ये कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक ये रहता है, ठीक है। डायग्राम भी बता देते हैं आपको एक बार। ये 1 कोर केबल है, एक 1 कोर केबल है, इसमें देखो जरा प्लीज, इनर साइड आपके पास जो एरिया है ये आपके पास स्मॉल आर है, और कैपिटल आउटर साइड पे जो आपके पास रेडियस है आउटर मीडियम की, दैट इज द आर, शीट तक जा रहे हैं हम, है ना। आउटर मीडियम कौन सा, शीट का मीडियम, ये कंडक्टर है और ये शीट है, ठीक है, मेटल शीट। अब देखो जरा प्लीज यहाँ पर कि जो जी मैक्सिमम होता है, मतलब ये आपके पास जो अवेलेबल है इसकी वैल्यू रहती है वी आर एल एन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशियो ई बोला गया, तो वी अपॉन स्मॉल आर एल एन ई, अगर इसका हम नेचुरल लोग लेंगे तो ये हमारे पास एल एन ई तो 1 ही हो जाएगा, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वी बाई आर, ये आ जाएगा। अब हमें जो है इकोनॉमिकल डायमीटर कैसे मिले, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन किस में आ जाए, कैपिटल, अगर इकोनॉमिकल डायमीटर जो आउटर कंडक्टर का या आउटर साइड का जो डायमीटर तभी मिल सकता है d इक्वल टू 2r, जब r की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो इसको हम कैसे ऑब्टेन करें, ये ऐसा भी लिख सकते हो d अपॉन स्मॉल डी, ये ऐसा भी लिख सकते हो आप v अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं क्या आप, आर की वैल्यू ही ले लीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा, आर की, स्मॉल आर की वैल्यू ले लें यहाँ पर, तो आर अपॉन कैपिटल ई आ जाएगा। अब यहाँ रखेंगे अपन आर अपॉन कैपिटल, सॉरी स्मॉल ई, तो ये आ जाएगा ई वी अपॉन आर, और यहाँ पर जी मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आर की वैल्यू होगी ई, इस आर की वैल्यू को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ई वी अपॉन जी मैक्सिमम। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास E दिया हुआ है 65 kV, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। E हमारे पास दिया हुआ है 65 kV पर सेंटीमीटर, और V हमें दिया हुआ है, E मैक्सिमम जो है 65 kV पर सेंटीमीटर, और V जो है वोल्टेज दिया हुआ है 85 kV। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, EV अपॉन जी मैक्सिमम E इंटू 85 अपॉन 65, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1.6 ई सेंटीमीटर आ रहा है। क्या करेक्ट आंसर होगा, 1.6 नहीं 2.6 आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 85 अपॉन 65, 1.6, 1.30 ई आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए डायमीटर, d इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.30, ये आ जाएगा 2.60, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। When impedance is being calculated or measured by an alternator, which measurement of parameter require the series connection of winding in stator winding। तो हमारे पास इम्पिडेंस जो है स्टेटर वाइंडिंग के या स्टेटर के ईएमएफ में सीरीज में कनेक्ट हो, ऐसा कौन सा हमारे पास इम्पिडेंस होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, सब ट्रांजिएंट।
किसी भी अल्टरनेटर के लिए आप ये क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपको पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क तीनों के बारे में मालूम। तीनों कैसे बनते हैं? एक अल्टरनेटर है, उसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इस तरह से बनता है JX1, इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से EA, और यहाँ पे जो है करंट जाती है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट IA1 और टर्मिनल वोल्टेज जो रहता है VA1 पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। इट इज द पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है। उसी तरह नेगेटिव सीक्वेंस में इंड्यूस ईएमएफ नहीं रहता है हमारे पास। नेगेटिव सीक्वेंस के लिए अल्टरनेटर में ईएमएफ नहीं इंड्यूस होता है। ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएगा VA2, करंट जाएगी IA2 और यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा X2 रहेगा। और जीरो सीक्वेंस में के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे JX0 और यहाँ पर भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा जीरो सीक्वेंस के लिए भी अल्टरनेटर में। ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा VA0 और यहाँ पे हमारे पास जो है जीरो सीक्वेंस के लिए नेटवर्क ऐसा बनेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग इन सीरीज विद इम्पिडेंस। वाइंडिंग मतलब ईएमएफ इंड्यूस इन सीरीज विद हमारे पास जो है किसके में रहे, रिएक्टेंस में रहे, ऐसा हमारे पास जो नेटवर्क बनता है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इम्पिडेंस बनता है। वाइंडिंग इन सीरीज का क्या मतलब, इसका भी मतलब आपको बता देते हैं। अगर आप थ्री फेज के रेस्पेक्ट में देखोगे, हमने तो एक सिंगल फेज पर फेज इक्विवेलेंट पर यूनिट में बनाया था। अगर तीन फेज का देखो तो ये वाइंडिंग है, इनका इंड्यूस ईएमएफ जो है वो सारा हर एक इम्पिडेंस के फेज में है हमारे पास। तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ऐसा बनता है। ठीक है। यहाँ पे ये वाइंडिंग का जो इंड्यूस ईएमएफ है Z1 के या X1 के सीरीज में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। What is the percentage increase of bus bar voltage required to compensate the reactance drop when the feeder having a reactance of 5% carries a full load current at a power factor of 0.5 lagging? परसेंटेज इंक्रीज ऑफ बस बार वोल्टेज, तो पहले एक बस बार बना देते हैं, इसका कोई वोल्टेज है उसको बढ़ाना है, कितने परसेंट से बढ़ाना है वो देखते हैं। रिएक्टेंस ड्रॉप, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और साथ में रिएक्टेंस ले लेते हैं RX, और ये फीडर है, फीडर फीड कर रहा है किसको, लोड को, और लोड का नेचर कैसा है, लैगिंग नेचर। तो ये RL और XL हमने बना दिया, ये डायग्राम बन गया, बस बार, फीडर एंड देन लोड, और लोड पे 0.8 पावर फैक्टर हमारे पास है क्रॉस पाई। अब हमें जो है ये देखना है कि रिएक्टेंस ड्रॉप हो रहा है, इस वोल्टेज का कौन सा ड्रॉप हो रहा है, रिएक्टेंस ड्रॉप हो रहा है। वैसे ड्रॉप कौन कौन से होंगे, अगर आप ड्रॉप देखोगे तो ड्रॉप आपके पास जो होंगे, मान लीजिए ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो हमारे पास ड्रॉप होगा, वो होगा I इंटू जेड, ये होगा R प्लस जे एक्स, इसी तरह से रहेगा। ठीक है। हालांकि मैग्नीट्यूड की टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें VS माइनस VR, तो हमारे पास ये इस तरह से आता है IR cos फाई प्लस X sin फाई, इस तरह से आता है ना, इस तरह से हमारे पास ये आता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि रजिस्टिव ड्रॉप तो है नहीं, कैसा ड्रॉप है, केवल रिएक्टेंस ड्रॉप है, तो इस फॉर्मूले को हम कैसा लिख सकते हैं, VS माइनस VR, इसमें जो ड्रॉप है ये कितना है, 5% का ड्रॉप। ठीक है, ये देखना है हमें। ठीक है। IX sin फाई, रजिस्टिव ड्रॉप तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको IX sin फाई लिख रहे हैं। अब cos फाई अगर 0.8 है तो sin फाई कितना होगा, sin फाई होगा हमारे पास 0.6, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, IX sin फाई इंटू 0.6। ठीक है। अब ये IX की वैल्यू क्या है, ये 5% ड्रॉप दे रखा है हमें, I इंटू एक्स, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है I इंटू एक्स, ये 5% दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 5% इंटू 0.6, ये आ जाएगा 3%। तो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपको जो है बस बार वोल्टेज में कितना इंक्रीमेंट कंपनसेट करने के लिए करना पड़ेगा, 3% इंक्रीमेंट। अगर 5% यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो 3% इंक्रीमेंट आप करिएगा। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी इन द सेंस केवल नाम पढ़िए और कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। द अवर करंट रिले, हमारे पास अवर करंट रिले को हम कई तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, एक्सट्रीमली इनवर्स रिले, वेरी इनवर्स रिले, इनवर्स टाइम या आईडीएमटी रिले, कई तरीके से। ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किससे रिलेटेड कर रही है। इनवर्स टाइम मतलब हमारे पास जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मैच करेगी। ABCD में से आपको बताना है। ये डायग्राम देखिए, एक तो एक्सट्रीमली इनवर्स रिले, इसका क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा आपको इनवर्स देखने को मिलेगा। इसका मतलब इससे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होगा, डी मैच होगा। वेरी इनवर्स ले ले, उसके बाद वाली सी, इससे सी मैच हो जाएगा, ठीक है। आईडीएमटी रिले मतलब इनवर्स रहेगा लेकिन बाद में डिफाइनाइट हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। ये पहले इनवर्स रहेगा और बाद में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम। ये सब किसके बारे में, टाइम के बारे में है ना। इनवर्स बहुत फास्ट तरीके से टाइम जो है, बहुत फास्ट तरीके से टाइम इनवर्स हो रहा है, तो एक्सट्रीमली इनवर्स, बाद में वेरी इनवर्स। और आईडीएमटी मतलब इनवर्स रहेगा और बाद में हमारे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया, डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब फिक्स हमारे पास हो गया। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। और ये इनवर्स टाइम ये एक्चुअल में डिफाइनाइट रिले, मतलब जिसका आपके पास ऑपरेटिंग टाइम जो है वो फिक्स रहे, प्लग सेटिंग कितना भी चेंज करे, तो लगभग लगभग आपके पास ए ऑप्शन में टाइम क्या रह रहा है, फिक्स रहा है। तो कौन सा मैच करेगा यहाँ पर, ए के लिए डी, बी के लिए सी, और सी के लिए ए, और डी के लिए बी मैच करेगा, यही आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमें, वैसे तो सबके बारे में भी बता सकते हो, कर्व बी के बारे में बताना था, तो कर्व बी जो है वो किससे रिलेटेड है, आंसर डी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। ये कुछ भारी क्वेश्चन है, बहुत ही भारी क्वेश्चन है। इसमें सर्किट ब्रेकर के सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। देखिए जरा प्लीज, द आर्किंग टाइम ऑफ ए आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर वेरीज कंसिडरेबली डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकिंग करंट। आर्किंग टाइम हमारे पास वैसे तो कई सारे, जब सर्किट ब्रेकर हमारे पास ओपन होता है तो कई सारे टाइम को हम डिफाइन करते हैं, तो उसमें से जो हमारे पास आर्किंग टाइम है, आर्किंग टाइम इन रियलिटी में डिपेंड करता है आर्क रेजिस्टेंस पे। आर्क रेजिस्टेंस आप कितना ऑफर कर रहे हो, मतलब दो टाइप के सर्किट ब्रेकर आप यूज कर सकते हो। एक तो आपके पास जिसमें आर्क कंट्रोल करने के लिए मीडियम भेज रहे हैं आप, ऑयल सर्किट ब्रेकर भेज रहे हो, SF6 भेज रहे हो, या फिर वैक्यूम भेज रहे हो, एयर ब्लास्ट भेज रहे हो। जनरली जितने भी आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर होते हैं, एयर ब्लास्ट वाले को छोड़ के, उन सब में आर्किंग टाइम जो है ब्रेकिंग करंट पे डिपेंड करता है। हमारे पास आर्किंग टाइम किस पे डिपेंड करता है, ब्रेकिंग करंट पे डिपेंड करता है। केवल इंडिपेंडेंट जो है वो किस पे रहता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्यों रहता है, क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हमारे पास जनरली यहाँ पर जो है फिक्स वैल्यू ऑफ देखने को मिलेगा आपको, एयर प्रेशर या फिर स्मॉल कॉन्टैक्ट गैप जो है ऑप्टिमम रहता है, इसलिए जो है आर्किंग टाइम जो है वो जनरली इंडिपेंडेंट रहता है ब्रेकिंग करंट के। लेकिन जितना ज्यादा ब्रेकिंग करंट होगा उतना ही स्मॉलर आर्किंग टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा हमारे पास आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर में रहता है, तो ये डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा देखो जरा प्लीज, एक्सेप्ट फॉर द सर्टेन मीडियम रेंज ऑफ वोल्टेज एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर को लो वोल्टेज और हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज दोनों के लिए यूज किया जाता है। क्या ये करेक्ट है, पहले हम एक टेबल देख लेते हैं एयर सर्किट ब्रेकर की। एयर सर्किट ब्रेकर को लो के लिए यूज किया जाता है, हाई के लिए कभी नहीं यूज किया जाता है, अप टू 1 किलोवोल्ट, है ना। आप जो है एयर सर्किट ब्रेकर को जो है 1 किलोवोल्ट की रेंज ले लो, ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है तो 11 के भी ले लो, ठीक है। मतलब लो वोल्टेज लेवल तक है, हाई के लिए यूज नहीं होता, बस यही हमें पूछा था एयर सर्किट ब्रेकर के लिए। तो हमारे पास लो के लिए यूज आता है, मतलब ये इनकरेक्ट है ना, नॉट करेक्ट वैसे हमें बताने हैं, तो सेकंड तो इनकरेक्ट है। द रेजिस्टेंस स्विचिंग, थर्ड और फोर्थ जो फिफ्थ ऑप्शन है वो रेजिस्टेंस स्विचिंग के लिए। एक्चुअल में रेजिस्टेंस स्विचिंग का क्या मतलब होता है, जब कोई भी हमारे पास रियलिटी में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स ओपन होते हैं, तो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट्स ओपन होते हैं तब हमारे पास, मान लीजिए ये सर्किट ब्रेकर है, इसके कॉन्टेक्ट ओपन हो गए, ये सर्किट ब्रेकर है, तो ये जो सिस्टम वोल्टेज है, मान लीजिए 33 केवीकेल वोल्टेज है, एक तो ये सिस्टम वोल्टेज तो इसके अक्रॉस एम्पियर होता ही है, साथ ही साथ ये जो लाइन रहेगी, ट्रांसमिशन लाइन रहेगी,
उसका इंडक्टिव मीडियम जो है वो भी एनर्जी स्टोर करेगा, और एनर्जी स्टोर करने के बाद यहाँ पर जो कैपेसिटी इफेक्ट होगा दो कंडक्टर और उसके बीच में हमारे पास यहाँ पर जो है अगर हम कैपेसिटर जनरेट होता है तो ये जो है एनर्जी या हमारे पास जो है कैपेसिटर में स्टोर होगी। अगर मान लीजिए तो जैसे करंट चॉपिंग का कंसेप्ट होता है ना, उस कंसेप्ट को हटाने के लिए हम रेजिस्टेंस स्विचिंग करते हैं। तो रियलिटी में वो क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जीरो इंडक्टिव करंट या फिर बहुत ही लो इंडक्टिव करंट का कंसेप्ट होता है, लो उस टाइम हमारे पास जो है ये करंट चॉपिंग का कंसेप्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कई बार ऐसे सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसमें नेचुरल करंट क्रॉसिंग जीरो इंस्टेंट आने से पहले ही करंट जो है वो जीरो हो जाती है। उस कंडीशन में सडनली ये जो वोल्टेज है वो बहुत ही ज्यादा, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस जो है बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है ना, एनर्जी ट्रांसफर होगी कैपेसिटर में। ये सडन जो है अगर नेचुरल करंट क्रॉसिंग जीरो इंस्टेंट से पहले ही करंट जीरो हो गई तो हमारे पास जो है ये हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस देखने को मिलेगा। इसको री स्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं। और इसी को हम जो है अगर डैम्पिंग करना चाहते हैं स्विच उसके, तो सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और इसी कंसेप्ट को रेजिस्टेंस स्विचिंग बोलते हैं। रेजिस्टेंस स्विचिंग के लिए ये डैम्पिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। कौन सी डैम्पिंग को यूज करें, अंडर डैम्प, अनडैम्प या क्रिटिकली डैम्प या ओवर डैम्प? क्रिटिकली डैम्प सबसे बेस्ट रहती है। वैसे इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी 1/2 डेल अंडर रूट एल बाई सी, एल और सी ये जो आ रहे हैं हमारे पास इनकी वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग है तो डेल इक्वल टू 1 यूज करोगे, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एल बाई सी, अल्टीमेटली आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 अंडर रूट एल बाई सी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड और फिफ्थ हमारे पास जो अवेलेबल है, रेजिस्टेंस स्विचिंग रिड्यूसेस हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज यूनिफॉर्मली, सही बात है। और ये रिड्यूस करता है ट्रांजिएंट वोल्टेज ड्यूरिंग स्विचिंग आउट इंडक्टिव लोड बट एनहांसेस फॉर कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट आपको जो है वो करेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास ऐसा बोला गया विद द यूज ऑफ बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल for arcing chambers, oil circuit breaker are able to meet the increased fault level of the systems easily। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल, अगर आप बेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऑयल ऐड करते जाओगे तो आप जो है फॉल्ट लेवल बढ़ता जाए तो भी आप जो है उस आर्क को एक्सटिंग्विश कर पाओगे। तो ऐसा भी करेक्ट है, अगर आप बेहतर इंसुलेटिंग ऑयल यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होती है तो उसको भी आप जो है बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। 130 MOCV मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, 36 kV 1500 MVA की रेटिंग हो सकती है और 132 kV 3000 MVA की रेटिंग हो सकती है, ठीक है। ये सारा हमारे पास इस क्वेश्चन के बारे में था। तो यहाँ पर जो है हमारे पास केवल और केवल गलत जो देखने को मिला सेकंड ओनली आपको देखने को मिला, तो इस ऑप्शन में नहीं है, आप केवल सेकंड ओनली को करेक्ट मानिएगा, ठीक है। सो इट इज द एंड ऑफ टुडे सेशन, वी विल मीट ऑन टुमारो। और अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं सो गो टू द ऐप को डाउनलोड करने के लिए एज यूजुअल आपको हमेशा बताते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करिए। टेस्ट सीरीज, फुल कोर्स, क्रैश कोर्स जो आपको एज पर सुटेबिलिटी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन करिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में सक्सेस होने के लिए बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट जब आप एग्जाम में अपीयर हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए, ठीक है। एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। फिर मिलेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच।